हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हमने अब तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया। जो आपके फर्स्ट यूनिट के थे, मैंने ये चारों चैप्टर ही करवा देंगे ताकि आपका जो पूरी बुक के लिए बेसिक है तो वो वहाँ से इजीली हो जाए। आज से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड यूनिट में जो आपके चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। और हम जो करेंगे इसमें 5th, 6th और 7th करेंगे। 7th भी शायद पूरा ना करें, मतलब इन 3 चैप्टर्स पे ही हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट करें, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। देखो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 5 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास क्या होता है, मैनी प्रोग्राम्स नीड टू एग्जीक्यूट सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स इफ एंड ओनली इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो है कुछ स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगी जब वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, या जब उस प्रोग्राम के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तभी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होती हैं प्रोग्राम में। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। Similarly, in many cases, we need to select only one group of statement from several group of instructions. We need several group of instructions or we need to perform selection. और बहुत सारे केसेस में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, हमें उनमें से कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब हमें सिलेक्शन करके अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करना पड़ता है। Many programs need a group of instructions to be repeated either until and unless some condition is satisfied or for a predetermined number of times. बहुत सारे प्रोग्राम्स में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पास, उसको हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है until and unless some particular condition is satisfied। जब तक कोई एक पर्टिकुलर वो कंडीशन उन्होंने लगाई होती है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हमें बार बार उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कि पहले ही फिक्स कर दिया कि ये स्टेटमेंट या ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन 4 बार रिपीट करनी पड़ेंगी या 5 बार रिपीट करनी पड़ेंगी। तो ऐसा हमारे पास होता है। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को या कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है, और इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इटरेशन और लूपिंग। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसी में पढ़ेंगे, लूपिंग का काम कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे हो रही है, ये सब कैसे। अब है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। हमारे पास कौन सी होती हैं, द लैंग्वेजेस वेयर प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एंड द प्रोग्राम flow is determined by sequence, selection or iteration of statements are known as structured languages such as C, Fortran, Pascal। हमारे पास किस लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं स्टेटमेंट्स के, और प्रोग्राम में किस तरह से वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन की हेल्प से। सीक्वेंस मीन्स कि किस सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्शन मीन्स कितनी कौन से वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इटरेशन अभी पढ़ा, इटरेशन मीन्स कि कितनी बार रिपीट करना है उस स्टेटमेंट को। तो जिन लैंग्वेज में ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। एग्जांपल क्या है, जैसे सी लैंग्वेज होगी, फोर्ट्रान होगी, पास्कल होगी। हम सी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट मीन सी के अंदर भी ये सब होता है। हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 टाइप के हैं। ये आप पहले भी शायद पढ़ा था किसी चैप्टर में, एक बार रिपीट देख लेते हैं फिर भी हम इसको। सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट इन अ प्रोग्राम। सबसे सिंपल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट है हमारे प्रोग्राम के अंदर। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क। हमारा प्रोग्राम क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बीच में डिवाइड हुआ होता है, और हर एक इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन ये काम करेगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन ये काम करेगी।
The control passes sequentially from one instruction to another. At the start, the first instruction is executed, then the second, and then the subsequent ones, resulting in a linear straight line flow of control. मतलब इंस्ट्रक्शंस हमारी सारी डिवाइड होगी प्रोग्राम के अंदर, और सीक्वेंस से वन बाय वन इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होती जाएंगी. पहले कंट्रोल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता है, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल चला जाता है. ऐसे करते करते बाकी नेक्स्ट पे कंट्रोल जाता जाता है और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सीक्वेंस. इसका अगर आपका एग्ज़ाम में आता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो आपको ये तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करना है विद फ्लो चार्ट. ठीक है, फ्लो चार्ट इसका कैसे है, पहले जो हमारा है प्रोग्राम एंट्री हुई, उसमें इंस्ट्रक्शन 1, पहले इंस्ट्रक्शन 1 पे गई, ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, इंस्ट्रक्शन 2 पे, फिर इंस्ट्रक्शन 3 पे, अप टू इंस्ट्रक्शन n पे, और एंड में क्या हो गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया. ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कोई फ्लो चार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है सिलेक्शन. इन सिलेक्शन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द सिलेक्शन कंडीशन और ब्रांचिंग कंडीशन. अब सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मान लो 10 है हमारे पास ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है. 10 ग्रुप में मतलब हर एक ग्रुप के अंदर 2-2 इंस्ट्रक्शन भरी हुई हैं. ठीक है, अब उनमें से हमने कोई पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, और वो सिलेक्ट हम कैसे कर रहे हैं, एक हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन सिलेक्शन कंडीशन लगा दो या ब्रांचिंग कंडीशन बोल दो, उसके आउटकम पे डिपेंड कर रहा है. उस कंडीशन से रिजल्ट कैसा निकल के आ रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है कि हम उन 10 ग्रुप में से कौन से ग्रुप को हम सिलेक्ट करके अपने प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करेंगे. These groups of statements are called branches. At a time, only one of the branches is selected and the control then passes to that branch. एक टाइम पे एक ही ब्रांच आपकी सिलेक्ट होती है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच पे कंट्रोल पास हो जाता है. Instructions in that branch are then executed sequentially. This is called condition execution or branching of program. मतलब वही बात बोल रहे हैं, एक सीक्वेंस से आपका जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती हैं, कंडीशन पे सारा कुछ डिपेंड हो रहा है. ठीक है, इसे हम कंडीशन एग्जीक्यूशन या ब्रांचिंग ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं. इसका भी फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, एंट्री हुई प्रोग्राम के अंदर, फिर हमने क्या बोला, सिलेक्शन हमारी कैसे होती है, जब वो पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है. पर्टिकुलर कंडीशन से अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो कौन सा ग्रुप हमने सिलेक्ट करना है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, नहीं सेटिस्फाई हो रही तो कौन सा ग्रुप हमने सिलेक्ट करना है, ये हमारी ब्रांचिंग कंडीशन होगी. अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये वाला ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ब्रांच 1 आपकी सिलेक्ट हो जाएगी. इसमें ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, हमें नहीं पता कितनी होती हैं, इन्होंने बस थोड़ा आइडिया दे दिया कि जैसे 3-4 इंस्ट्रक्शन होंगी, वो सारी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. अगर ब्रांचिंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एक और ब्रांच है हमारे पास, वो वाली इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो एक अलग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एक अलग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एंड में प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है इटरेशन. रेपिटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इटरेशन. अभी पढ़ा था हमने कि जब कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं इटरेशन. समटाइम्स इट इज़ required that we repeat a group of instructions again and again depending upon the outcome of an iteration condition. हमारे पास क्या होता है, वही बात कि बार बार रिपीट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो कंडीशन पे आपका डिपेंड कर रहा है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को कोई चीज़ सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, तो हमें कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने की ज़रूरत है. If the outcome of the condition is true, then the control shift back to the first instruction of the group. अगर जो कंडीशन लगाई है आपने उससे रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो कंट्रोल वापस से फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा. ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिपीटेड अगेन. सारी उस ग्रुप के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो जाएंगी. दिस इज ऑल्सो नोन एज लूपिंग. इसे आप इटरेशन भी बोल सकते हो, रेपिटेशन बोल सकते हो या लूपिंग बोल सकते हो.
बाय यूजिंग दी, ठीक है, एक बार इस लूपिंग का हम वो देख लेते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। एंट्री की हमने, फिर क्या किया, इंस्ट्रक्शन, फिर कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, फिर अब आ गई लूपिंग कंडीशन। अब ये लूपिंग कंडीशन का क्या मीनिंग है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वापस कंट्रोल कहाँ जा रहा है, पहले वाली इंस्ट्रक्शन पे, फिर सेकंड पे, फिर वहीं फिर से अगर लूपिंग कंडीशन ट्रू हो रही है फिर वापस से फर्स्ट पे गया, फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट होती रहेंगी, कंट्रोल बार बार फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसकी हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम एक दो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो आपकी लूपिंग में आपकी यूज़ होती हैं। द इफ़ स्टेटमेंट आज हम करेंगे और द इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, इफ स्टेटमेंट हमारे पास है, सी अलाउज डिसीजन टू बी मेड बाय इवेल्युएटिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज ट्रू और फॉल्स। सी क्या करता है, अलाउ कर रहा है हमें कि डिसीजन कहाँ से बने, कि एक एक्सप्रेशन आप दे दो, एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है, वहाँ से आप डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, सच एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऐसा एक्सप्रेशन क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को, जो हमने पढ़े थे ना। रिलेशनल मीन्स कि ये चीज़ ग्रेटर है, लेस है, लॉजिकल ये ट्रू है, फॉल्स है, ऐसे वाले एक्सप्रेशन, ऐसे वाले ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व करता है वो एक्सप्रेशन। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द डिसीजन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन वन और टू डायरेक्शन। इफ वाली स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, दो डायरेक्शन होंगी। हमारा आउटकम पे डिपेंड करता है कि डिसीजन, जो हमने डिसीजन किसी एक्सप्रेशन पे डिपेंड किया हुआ है ना, कि वहाँ से अगर ट्रू है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो दूसरे वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, द सी कंस्ट्रक्ट दैट allows this test to be performed is called if else statement. The else portion of if else statement is optional. else वाला जो portion है वो इसमें optional होता है। if का meaning क्या है कि if अगर ये expression true है, if this expression is true then this statement block will be executed, otherwise rest of the program will be executed. अगर expression true है तो ये statement आपकी execute हो जाएगी, अगर आपकी statement true नहीं है तो automatically ये statement आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो बचा हुआ प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमें कैसे समझा रहा है, फ्लो चार्ट में एंट्री हुई हमारी, आपने टेस्ट एक्सप्रेशन रखा यहाँ पे, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ एल्स अलग से हम लिखते नहीं है, एल्स हम कहाँ लिखेंगे, इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट है, ये सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ सिर्फ इफ़ वाली चीज़ चलती है। अगर ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ प्रोग्राम है वहाँ पे आपका कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, ट्रू है तो पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे जाएगा कंट्रोल, अगर फॉल्स है तो सीधे ही रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे चला जाएगा। अब ये तो आपका जनरल सिंटेक्स रहेगा कि आपको जो अपना इफ़ स्टेटमेंट है इसी फॉर्मेट में यूज़ करनी पड़ेगी। इफ़ और जो एक्सप्रेशन आप मतलब डिसीजन के लिए डालना चाह रहे हो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें ऑपरेटर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं। अगर ट्रू है तो ब्रेसेस के अंदर आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक आ जाएगा और ब्रेसेस क्लोज। द कीवर्ड if must be followed by an expression to be tested and closed in parenthesis। वही जिस एक्सप्रेशन को टेस्ट करना है वो पेरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए, यही ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए। द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स एज ट्रू। ये स्टेटमेंट आपकी तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अदरवाइज द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस। कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये क्लोज होगी है ना ब्रेसेस, इसके बाद जो भी होगा वहाँ एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। This ends the if statement. The first statement after if expression is included automatically in the if statement. जो if statement के बाद जो भी आपने expression लिखा हुआ है वो आपका if statement के अंदर include हो जाता है। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा statement हैं तो आपको braces यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारी ब्रेस वो ले ली, अगर स्टेटमेंट ले ली तो वो कई बार सिर्फ पहली स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करता है, बाकियों को नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेसेस में रखना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट ब्लॉक को, ताकि ये पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है इफ स्टेटमेंट का, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, प्रिंट एफ
बैकस्लैश n वैल्यू ऑफ x इज %d। तो ये क्या करेगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और इसको इस तरह से करोगे तो अगर ट्रू नहीं है तो सिर्फ सेकंड वाली हो जाएगी। वैसे इस वाले तरीके से करो तो ज़्यादा बेटर है कि इफ़ x मतलब y की ब्रेसेस में रखने वाली चीज़ ही बताई है। ठीक है, तो इफ़ वाला काम समझ में आ गया ना। इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, इफ़ फिर एक्सप्रेशन होता है, फिर आपकी ब्रेसेस होती हैं, उसके अंदर आपका स्टेटमेंट ब्लॉक। अगर ट्रू है तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ब्रेसेस क्लोज हो रही हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आप स्टेटमेंट ब्लॉक ले रहे हो ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, ओपन भी होनी चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, रेस्ट ऑफ प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, द इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। जो आपने इफ स्टेटमेंट पढ़ी है उसका ही एक्सटेंशन है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। द जनरल फॉर्म ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है तो यहाँ पे वो वाली स्टेटमेंट आप डालोगे जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ब्रेसेस में रहेगी। अगर ट्रू नहीं है तो एल्स पे जाएगा हमारा कंट्रोल, एल्स। फिर अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट डालो। अगर जब आपका एक्सप्रेशन ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पे वो वाली स्टेटमेंट डालो जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ये भी ब्रेसेस में रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल वही है। एंट्री की टेस्ट एक्सप्रेशन को टेस्ट किया, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट, ट्रू है तो इफ वाली स्टेटमेंट और फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट, उसके बाद रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इफ़ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, सारा वही चीज़ इन्होंने वर्डिंग में लिख रखी है जो मैंने अभी आपको बोली है। इसके अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, तो आपको विद फ्लो चार्ट एंड विद 1 और 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम आपको अपना आंसर लिखना होगा। ठीक है, प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटी ऑफ 2 नंबर्स। पहला वही काम है हमारा, studio.h conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, void मेन फंक्शन। फिर अब 2 नंबर की इक्वालिटी चेक करनी है तो 2 नंबर डालने भी पड़ेंगे। इंट a, b क्लियर स्क्रीन किया कि ताकि पिछला कोई भी आउटपुट हमें दिखाई ना दे। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, मैसेज प्रिंट करवाया कि हमें वैल्यू दो a और b की। फिर स्कैनिंग करवाई उन वैल्यू की, इंटीजर है तो %d %a %b। फिर क्या किया, इफ़ इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं, डबल इक्वल टू का साइन होता है ना, इफ़ a = b देन अब ब्रेसेस में आपकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो हमारा मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, a = b। यहाँ पे आपकी ब्रेसेस स्टार्ट हुई, फिर ब्रेसेस क्लोज होगी। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स पे जाएगा हमारा कंट्रोल, फिर ब्रेसेस स्टार्ट हुई, प्रिंट एफ a ≠ b, ब्रेसेस क्लोज, गेट ch प्रोग्राम एंडिंग के लिए, और फाइनल आपका एंड हो रहा है प्रोग्राम। वर्ड मेन में आपने स्टार्ट किया था ना, ये देखो वर्ड मेन में ये ब्रेसेस स्टार्ट की थी, मेन वाले की ब्रेसेस भी तो क्लोज करनी है, वो हमने एंड में क्लोज कर दी। ठीक है, अगर ट्रू है हमारा तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लो आपने 3 और 6 टाइप किया तो a तो b के इक्वल आ नहीं रहा, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, a ≠ b ऐसा मैसेज आएगा। अगर दोनों जगह 3 टाइप करते हैं तो ये वाला मैसेज, एल्स वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि a b के इक्वल जा रहा है। मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, a = b। एक एग्जांपल और करवा देती हूँ बस। प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग अ लीप ईयर, वही हेडर फाइल को इंक्लूड किया, studio.h conio.h void मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट किया। लीप ईयर को टेस्ट करना है तो ईयर तो हमारा इंटीजर में ही जाएगा, इंट की फॉर्म में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ईयर। फिर क्लियर स्क्रीन किया, फिर मैसेज प्रिंट करवाया, प्लीज़ एंटर एन ईयर, स्कैनिंग करवाई उस ईयर की, इंटीजर है तो ये चीज़ आप ना लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कमेंट है, हमने पढ़ा ना कमेंट ऐसे स्टार्ट होता है। कमेंट का कोई अपना कोई वैसा मीनिंग नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी के लिए हम लिखते हैं कि यूज़र को समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहे। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने ब्रेसेस यूज़ नहीं की, सीधा ही एक एक स्टेटमेंट है ना, तो सीधा ही इन्होंने प्रिंट वाला वो कर दिया है। इफ़ ईयर %4 = 0, इसका क्या मीनिंग था, ईयर %4 ये मॉड्यूलो डिवीज़न है। मॉड्यूलो डिवीज़न क्या कहती थी कि जो आपका नंबर है यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है वो होती है मॉड्यूलो डिवीज़न।
अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे, ईयर को 4 से डिवाइड करने पे 0 आता है, और ये एंड ऑपरेटर, ये लॉजिकल एंड है, ईयर परसेंट 100 नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल टू का था ना, नॉट इक्वल 0, ये दोनों कंडीशन तो एक साथ होनी चाहिए सेटिस्फाई, कि 4 से ईयर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आए, और साथ में 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। और ये क्या लॉजिकल और होता था, क्योंकि लॉजिकल एंड में तो दोनों होनी चाहिए ट्रू, लॉजिकल और में हमारे पास क्या है, ईयर परसेंट 400 इक्वल्स टू 0, ईयर को 400 से डिवाइड करो तो मतलब रिमाइंडर, ये मॉड्यूलर डिवीजन है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आए। मीन्स या तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, या फिर ये इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आपकी जो स्टेटमेंट ब्लॉक ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, %d इज अ लीप ईयर, मैसेज प्रिंट हो जाए कि आपका ये वाला ईयर लीप ईयर है। ठीक है, समझ में आया है ना, कि या तो ये दोनों इकट्ठी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो, या ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो, तो आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकल और में क्या होता था, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो, लॉजिकल एंड में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, या तो ये पूरी या ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स अगर इनमें से सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एल्स में हमारा क्या आ जाएगा, ईयर इज़ नॉट लीप, और एंड में मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, लीप ईयर टेस्टेड, लीप ईयर टेस्ट कर लिया हमने, गेट CH, और ये ब्रेसेस जो यहाँ स्टार्ट की थी ये क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या लिया, ईयर 2000, अब चेक करके देखते हैं, पहले यही वाली देख लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को हमें चेक करना है। क्या ईयर को 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है, तो बस हमें इधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, 2000 इज़ अ लीप ईयर टेस्टेड, क्योंकि ये मैसेज भी एंड में प्रिंट करवाना है। और एक एग्जांपल इन्होंने लिया 1900 को चेक किया, 1900 को 400 से अगर आप डिवाइड करो, क्या वो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है, नहीं दे रहा, मतलब ये तो हुई नहीं सेटिस्फाई। अब इसको चेक करके देखते हैं, इसमें से भी ये दोनों की दोनों होनी चाहिए। 4 से डिवाइड करके देखो 19 को, हाँ हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। अब 100 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है, नहीं, रिमाइंडर तो हमारा 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, मतलब ना तो ये पूरा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हुआ, ट्रू हुआ, ना ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, तो इट मीन्स हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, %d इज़ नॉट अ लीप ईयर एंड लीप ईयर टेस्टेड। क्या मैसेज आ गया, 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर टेस्टेड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको रिपीट करके ज़रूर देख लेना, कन्फ्यूज़न तुम्हें यहाँ हो सकती है, मैंने बहुत बार समझाया, इसको रिपीट करके देखना पड़े, ज़रूर देखना। ठीक है, आगे जो एक दो और एग्जांपल हैं वो आप अपने आप पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, 2 वीडियो का और काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।